हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एट ग्रेट अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 की मैथ में। आज हम करेंगे चर्चा अध्याय 4 की आंकड़ों का प्रबंधन। हमने देखा होगा कि बहुत से अपने दैनिक जीवन में बहुत विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं। ये सब आंकड़े आप इनको थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पर लिखा संख्याओं के रूप में एकत्रित जो सूचनाएं होती हैं वो आंकड़े कहलाती हैं। क्या जो संख्या है, संख्याओं के रूप में जो 1 2 3 4 के रूप में जो एकत्रित सूचनाएं होती हैं, सूचनाएं मतलब जो जानकारी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डाटा या आंकड़ा कहते हैं। ठीक, आगे देखें। आंकड़ा के अध्ययन के लिए उन्हें आंकड़ा का जो अध्ययन होता है, आंकड़ों के अध्ययन के लिए उन्हें क्रमबद्ध रूप से संगठित करते हैं। क्या करते हैं, क्रमबद्ध रूप से क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, संगठित करते हैं, समूह बनाते हैं। ये क्या, आंकड़ा से संबंधित उच्चतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के जो बीच होता है, जो जैसे कि यहाँ पर लिखा है 10 है या 15 है, 16 है, तो इनमें से जो अधिकतम क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा आपका 16, न्यूनतम क्या होगा आपका 15। तो हम क्या कह सकते हैं, अधिकतम और न्यूनतम के बीच में जो होता है, जो बीच अंतर होता है उसको क्या कहते हैं, प्रेक्षण कहा जाता है। किसी परीक्षा में, जैसे कि लिखा है, किसी परीक्षा में कक्षा में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 20 में से दिए गए हैं। पहले को जैसे 6 दिया है, 9 दिया है, 10 दिया है, 8 दिया है, 7, एक लगा को 7 मिले, इसको भी 7 मिले, फिर इसको 8, यहाँ पर 5, इसको 9। ठीक है, तो आंकड़ों का जो संगठित रूप है, पहले तुम क्या करते हैं, व्यवस्थित इनको जमाते हैं। पहले छोटे से बड़े की ओर चलते हैं, अर्थात जिसे हम बोलते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, पहले छोटा रहेगा, फिर बड़ा रहेगा, फिर सबसे बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर आरोही क्रम में रखे गए हैं। पहले छोटा है, फिर बड़ा है, फिर थोड़ा बड़ा है, यानी कि इससे बड़ा ए हो जाएगा, इससे बड़ा ए है, इससे यानी ये तीनों बराबर है। फिर इसके बाद 7 से बड़ा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 के बराबर 8 है, फिर इसके बराबर ए हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा 9। अर्थात बढ़ते क्रम में लिखते हैं, पहले छोटा रखते हैं, फिर उसके बाद में बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक, ये हो जाता है आंकड़ों का संगठित रूप। अब परिसर जो होता है, परिसर के लिए सूत्र होता है उच्चतम प्रेक्षण। उच्चतम प्रेक्षण का मतलब कि जो आंकड़े दिए हैं इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या के क्या दी हुई है, यहाँ पर दी हुई है सबसे बड़ी संख्या 10। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10। उच्च यानी परिसर का जो सूत्र होता है उच्चतम प्रेक्षण ऋण न्यूनतम प्रेक्षण। तो इस आंकड़ों में देखना कि सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा 5, तो इन दोनों को घटा देंगे, तो यहाँ पर परिसर बराबर हो जाएगा 5। ये आपका आंसर। ठीक, यहाँ पर देखेंगे आगे डिटेल में क्या लिखा है। दिए गए आंकड़ों का औसत अंकगणितीय माध्य या माध्य कहलाता है। जो दिए गए आंकड़े होते हैं उनका जो औसत होता है उसको हम क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। जैसे कि माध्य का जो सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों का योग, जैसे कि यहाँ पर ये प्रेक्षण दिए हुए हैं, इनको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे और हम संख्या उसकी संख्या से भाग देंगे। जैसे सूत्र में लिखा है माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर जैसे कि माध्य का जो सूत्र है, यहाँ पर संख्या दी हुई एक, इसको 6 9 10 8 7 7 7 8 5 और 9, इन दोनों इनको जोड़ दिया जाए तो ये कितनी, इनकी पहले तो गिनती करें कितने हैं, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक है, तो 10 अंक को नीचे लिख दिया यहाँ पर। और इनका टोटल आया था क्षेत्र, क्षेत्र बटे क्या लिख दिया हमने, 10 लिख भाग दिया, तो क्या होगा 7.6। इस प्रकार हम जो माध्य का सूत्र होता है, माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पर हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं। वह प्रेक्षण जो आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। जैसे कि ये प्रेक्षण दिए हुए हैं, इनमें जो अधिक बार आएगा वही आपका बहुलक होगा। जैसे कि 6 एक बार है, 9 एक बार, 9 1 2 बार है, यहाँ पर देख लो 10 10 एक ही बार है, 8 देख लो 8 2 बार, एक बार है, एक बार है, 7 देखो तो 7 3 बार, सबसे अधिक बार कौन है, 7 है। तो ये बहुलक क्या हो जाएगा, 7 इसका बहुलक हो जाएगा। 7 सबसे अधिक बार आया है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा, 7 होगा। आगे देखते हैं। दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद बीचों बीच वाली जो संख्या होती है उसको माध्यक कहते हैं। माध्यक या मध्यिका बोलते हैं। माध्य क्या होता है, माध्य होता है सबको जोड़ दो और जितने अंक हैं उनका भाग दे दो। अंक मतलब अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है तो 5 का भाग दो, 4 है तो 4 का भाग दो, इस प्रकार। ठीक है, जबकि माध्यक होता है, माध्यक को हम क्या कहते हैं, पहले उस आंकड़ों को करते हैं व्यवस्थित क्रम में, ये आरोही क्रम में कर देते हैं, आरोही क्रम में, आरोही या अवरोही में जो बीच में आता है। जैसे 11 संख्या है तो 11 में जो 6वें नंबर पे आएगा वही आपका क्या होगा, माध्यक होगा। इन आंकड़ों में 7 और 8 के मध्य में देख लेते हैं। 7 और 8 के मध्य की बात करें, 7 ही है, तो इसका क्या होगा, आंकड़ा का जो औसत होगा वो 7.5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या कितनी है, 10 है। तो इसका सूत्र होता है अर्थात 7 को और 8 को जोड़ दो तो और 2 का भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा मध्य का। आगे देख लेते हैं। माध्य जो होता है, माध्य, माध्यक
और बहुलक इन सभी के समूह को आंकड़ों का प्रतिनिधि मान या केंद्रीय मान कहा जाता है। क्या कहते हैं? आंकड़ों का प्रतिनिधि मान या केंद्रीय मान कहा जाता है। दिए गए आंकड़ों में एक विशेष परीक्षण जितनी बार आता है उसे बारंबारता कहते हैं। दिए गए जो आंकड़े होते हैं इनमें जो परीक्षण होता है जो जितनी बार आता है, जैसे यहाँ पर 7 कितनी बार, 3 बार, तो इसकी बारंबारता कितनी हो गई 3। 8 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसकी बारंबारता क्या हो गई 2। यहाँ पर 9 देख लो तो 9 कितनी बार है, 9 भी यहाँ 2 बार है, तो इसकी बारंबारता क्या हो गई 2। और जबकि 5 एक बार है तो उसकी बारंबारता क्या होगी 1 होगी। आप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। आगे देखते हैं। क्या लिखा है? जब आंकड़े ज्यादा होते हैं तो समूहों में व्यवस्थित किया जा सकता है तथा प्रत्येक समूह का एक वर्ग अंतराल होता है, वर्ग अंतराल होते हैं या वर्ग कहलाता है। जैसे 0 से 10, अर्थात 0 से 10 के बीच के मतलब है यहाँ पर 0 से लेकर 10 तक के बीच में जितनी भी संख्या है उनसे मतलब है। ठीक, आगे देख लेते हैं। और देख लेते हैं, जैसे कि 10 से 20, 10 से 20 का मतलब 10 से और 20 के बीच में जितनी संख्या वो आ जाएंगी। 20 से 30, 20 से 30 का मतलब 20 और 30 के बीच में जितनी संख्या वो आ जाएंगी। ये वर्ग अंतराल कहलाता है। वर्ग अंतराल 10 से 20 में 10 निम्नतम, अर्थात वर्ग अंतराल है जो 10 और 20 है। तो निम्न सीमा पर क्या है? निम्न वर्ग सीमा पर 10 है और उच्च सीमा पर क्या है 20 है। तो उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का जो अंतर होता है वो वर्ग अंतराल या चौड़ाई कहलाता है। ठीक है, अर्थात हम 20 में से जब 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा, वही इसका क्या हो जाएगा? वर्ग अंतराल कहलाएगा। आगे देखते हैं। दिए गए आंकड़ों के विभिन्न प्रेक्षणों तथा वर्ग अंतरालों की बारंबारता दर्शाने वाली सारणी बारंबारता बंटन सारणी कहलाती है। क्या कहलाती है? बारंबारता बंटन सारणी कहलाती है। आगे देख लो। आंकड़ों को आयत चित्र के रूप में निरूपित भी किया जा सकता है, जहां वर्ग अंतराल को क्षैतिज में दर्शाया जाता है। प्रत्येक दंड या आयत की ऊंचाई उस वर्ग अंतराल की बारंबारता दर्शाती है, परंतु दो दंडों के बीच कोई रिक्तता नहीं होती है। ये आप यहाँ से पढ़ लेना। इसके बारे में हम डायरेक्ट चलते हैं। क्या क्वेश्चनों पर चलते हैं। ठीक, तो क्या लिखा है? प्रश्नों को पढ़कर उत्तर देना है। जैसे कि लिखा है, संपूर्ण और एक भाग को दर्शाने वाला जो आरोहिक होता है वो किसको निरूपण करता है? ये करता है आपके पाई चार्ट को। इसमें टिक कर लेना। पाई चार्ट डी है तो यहाँ पर डी लिख सकते हैं, या डी को यहाँ पर टिक कर दो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण क्या है? तो ये चित्रीय निरूपण होता है मतलब चित्रलेख होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। सी मतलब ये रखा है तो इसमें सी में टिक कर दो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो दो आने की प्रायिकता क्या है? जब पासे की बात करें तो पासे में कितने फलक होते हैं? पासे में होते हैं 6 फलक। कितने? 6। 1 2 3 4 5 6 फलक हैं। अब 6 फलक हैं। फलक की मतलब क्या होता है? जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता में हम लिखते हैं, प्रायिकता में जो जितनी बार घटना घटित घटना और कुल घटना उसने क्या बोला है कि जैसे कि 2 पासा फेंका है, पासा फेंके में 2 आने की प्रायिकता, तो घटित घटना कितनी है? 2 मतलब 2 मतलब 1, कितना? 1 अंक हो जाए, क्योंकि कितनी बार है? 2 कितनी बार आया? 1 बार आया है। 1 2 3 4 5 6 टोटल घटनाएं कितनी है? 6। 6 में से फेंका पासा तो 2 आया 1 बार। जब 2 एक बार आया तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी। तो उसका आंसर क्या होगा? 1/6। क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 4। जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? हम देखते हैं सिक्के 2 पहलू होते हैं। सिक्के के कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। जब हम सिक्के को उछालते हैं या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक, तो उसने क्या बोला? चित्त आने की प्रायिकता कि कितने होते हैं? इसके 2 होते हैं, एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल। ठीक, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब जब हेड और टेल आएगा तो इसमें से उसने बोला क्या? चित्त आने की। तो चित्त आने मतलब हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2 होगी। कितनी होगी? 1/2 मतलब 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। 4th का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 राहुल वरुण अनिल इनकी जो प्रायिकता की बात की गई, इसमें कौन सा अच्छा आरेख होगा? तो ये डी वाला हो जाएगा। कौन सा? डी वाला है। इसको आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? एक थैले में 5 लाल गेंद हैं, 3 पीली गेंद हैं। ठीक, और थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो ज्ञात करना है। तो घटना है, जो घटना के कुल परिणाम कितने? 5 को और 3 को हम जोड़ देंगे तो कुल परिणाम की संख्या हो जाएगी कितनी? 8। अब लाल गेंद है तो लाल गेंद कितनी है? 5 है। तो लाल गेंद प्राप्त करने का जो परिणाम होता है वो कितना होता है? 5 होता है। तो जो प्रायिकता है, प्रायिकता हो जाएगी 5/8। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 5/8 प्रायिकता। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? जब एक पासे को फेंका जाता है तो पासे में कितने फलक होते हैं? हमने देखा था अभी 6 फलक होते हैं। कितने? 6। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 2 3
4, 5 और 6 फलक। यहाँ पर बोला है 5 से बड़ी एक संख्या लिखना, तो 5 से बड़ी एक संख्या कितनी हो जाएगी? एक, तो इसका जो प्रायिकता क्या होगी 1/6 हो जाएगी। और 5 से बड़ी संख्या नहीं होने की, 5 से बड़ी नहीं, 5 से कितनी बड़ी नहीं है मतलब कितनी छोटी है, 1, 2, 3, 4, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 4/6। अब सबसे छोटी अभाज्य प्रायिकता अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, तो क्या होगी 2/6। अब सम संख्या की बात करें तो सम संख्या कितनी है? 1, 2, 3, तो 3/6। ये हो जाएगा इनका आंसर। आगे देखते हैं। ये लिखा हुआ सभी पांचा फेंकने पर प्राप्त जो अंक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनको कुल परिणाम इतना है, तो इनको हमने यहाँ पर वहाँ पर सॉल्व कर भी दिया है वैसे, ठीक है। तो ये आंसर है, आप अंडरलाइन करके यहाँ पर भर सकते हैं बुक में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? निम्न दंड आरेख है जो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? निम्न दंड आरेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाई गई है। दंड आरेख को देखकर निम्नलिखित को उत्तर देना है। जैसे कि 2003 है, ये तालिका है, 0 से लेकर कितनी है 350 तक विद्यार्थी। साथ ही साथ 2003 में कितने विद्यार्थी, 2004 में कितने, 2006, 2007, 8, 2006, 7, 2007, 8, ये सब आंकड़े दिए हुए हैं। तो इसमें बोला इस दंड आरेख द्वारा दी गई सूचना की जानकारी कौन है? इसमें सूचना दी गई विभिन्न शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ये दिया है विभिन्न शैक्षिक वर्षों में कितने विद्यार्थी उपस्थित रहे, या संख्या को दर्शाता है। तो 2004 है। 2000 यहाँ पर देखा किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई, तो सबसे अधिक वृद्धि किस में हुई? 2004, 2005 में हुई। आपने देखेंगे दंड आरेख सबसे छोटा 2003 में, 3 में कम विद्यार्थी जब थे, जबकि 2004-5 में जो वृद्धि हुई सबसे अधिक हुई इनकी अपेक्षा। देखो यहाँ पर कितनी कम की वृद्धि हुई और सबसे ज़्यादा वृद्धि कितनी हुई? यहाँ पर 100 थे, 100 से कितना होगा 250 होगा, जबकि यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 100 से 200 होगा, यहाँ पर कितने थे 200 थे, 200 से वृद्धि हुई तो 50, यहाँ पर भी 50 की वृद्धि, यहाँ पर भी 50 की वृद्धि, परंतु यहाँ पर 100 की वृद्धि हुई है। कितनी की वृद्धि हुई है? ये 200 हो गया, ये कितना है 250 है, ये कितना है 300 है, ये कितना है 350 है, और ये कितना है यहाँ पर 100 है। तो सबसे अधिक वृद्धि किसकी हुई है? यानी कि 2003 से 2004 में जाने पर 100 की वृद्धि हुई है। कितनी सबसे अधिक वृद्धि किसकी हुई? 2004 की हुई है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? सबसे अधिक संख्या किस में है? तो यहाँ पर देखना सबसे अधिक संख्या 2007-8 में है। किस में है? 2007-8 में, वर्ष 2007-8 में सबसे अधिक संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? बताइए यह सत्य है या सत्य है कि 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की संख्या क्या है? दुगनी है। क्या ये संभव है? ये इसमें आंकड़े के अनुसार है? नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। आप देख लेंगे 2005-6 में कितनी है? 250, जबकि 2003-4 में कितनी थी? 100। तो क्या इससे दोगुनी है? नहीं है। मतलब ये वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है? एक द्विदंड आलेख में दो शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर आपको आलेख दिया हुआ जिसमें गणित विषय से संबंधित है, सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, ये आलेख दिया है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, यहाँ पर विज्ञान है, अंग्रेजी है और हिंदी है। इन सभी विषयों के बारे में आलेख में दिया गया। इस क्वेश्चनों को आंसर देखना है। तो क्या लिखा है? इस द्विदंड आलेख द्वारा सूचना दी गई। तो इस आलेख में किसकी सूचना दी गई उसके बारे में हमें बताना है। तो क्या दी गई? इसमें दी गई 2 शैक्षणिक वर्ष हैं, उसमें एक विद्यार्थी द्वारा 2 विषयों में प्राप्त अंक दिए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ? तो सबसे अधिक सुधार की बात करें तो ये हुआ किसमें? गणित में। गणित में क्यों हुआ? क्योंकि गणित में पहले विद्यार्थी को कितने अंक आए थे? ये आए थे 30। अब वर्तमान कंडीशन में कितने हैं उसके? ये दूसरे वर्ष में हुए हैं कितने? ये हो गए हैं 60। अब देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान पहले 50 थे, फिर 60 हुए, मतलब इसमें ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई। सबसे अधिक सुधार किसमें हुआ? गणित में हुआ। तो इसका आंसर सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? गणित। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई? मतलब प्रदर्शन में गिरावट आई किस वर्ष में? अंग्रेजी, अर्थात अंग्रेजी सब्जेक्ट है। अंग्रेजी सब्जेक्ट में क्योंकि इसको सबसे पहले कितने अंक आए थे? इसको आए थे 50 अंक, बाद में कितने हो गए? इसके 45 अंक बचे। ठीक है, तो गिरावट किसकी आई? गिरावट की जो गिरावट आई है वो किसमें आई? अंग्रेजी में आई। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि किस विषय में प्रदर्शन समान रहा? समान प्रदर्शन वाला जो दंड आरेख है उसमें कौन सा है? कौन सा? ये हिंदी वाले सब्जेक्ट है। हिंदी में क्योंकि पहले भी उसको कितने अंक थे? 60 अंक थे, बाद में भी क्या हुए? 60 ही अंक प्राप्त हुए हैं। 2005-6 में 60 थे, 2006-7 में भी कितने? 60 ही नंबर हैं।
मतलब बराबर नंबर है। तो समान प्रदर्शन किसका रहा, ये रहा आपके हिंदी सब्जेक्ट का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर हिंदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है, आंकड़ों को दंड आरेख में क्या करना है, आपको आरेखित करना है। खाद्यान्न के बारे में यहाँ पर बात की गई, जो खाद्यान्न है वर्ष दिया गया, जैसे वर्ष 2001 में कितना खाद्यान्न हुआ, तो लाख टन में दिया गया 45 लाख टन 2001 में। 2002 की बात करें, इसमें हुआ 48 लाख टन। 2003 में 60 लाख टन, 2004 में 62 लाख टन और 2005 में 80 लाख टन। अर्थात हम जो आंकड़े दिए गए हैं 2001 की बात करें, 2001 में कितने 45, इसका दंड आरेख बनाना है, यहाँ पर हम दंड आरेख बना लेंगे। ठीक है, 2001 में कितना है, 2001 में 45 लाख टन है, तो हमने 40 और 50 के बीच में ये बना दिया। अब 2002 की बात करें 48, तो 48 हमने क्या किया है, 2001 से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि 45 था, हम लिख देते हैं यहाँ पर 45 लाख टन। ये हो जाएगा आपका 48 लाख टन, और ये हो जाएगा आपका 60 लाख टन, ये आपका हो जाएगा 62 लाख टन, और ये वाला हो जाएगा आपका 80 लाख टन। ठीक, तो इस प्रकार के आंकड़े यहाँ पर हमने दंड आरेख बना दिया है। 2001 का कितना है, 45 लाख टन है, 2002 का कितना है 48 है, और 2003 का कितना 60 लाख टन है, और साथ ही साथ आपका 2004 का कितना हो जाएगा 62 लाख टन हो जाएगा, 2005 का कितना हो जाएगा 80 लाख टन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आपका होता है कंप्लीट, ये आंकड़े थे। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना है। जैसे भाषा दी है, भाषा क्या है आपकी, हिंदी है, अंग्रेजी है, मराठी है, तमिल है, और यहाँ पर टोटल योग है। तो विद्यार्थियों की संख्या है टोटल 90 विद्यार्थियों में से हिंदी कितने बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं 40, अंग्रेजी कितने बोलते हैं 25, मराठी बोलते हैं आपके 15, तमिल बोलते हैं आपके 10। तो यहाँ पर देखना पाई चार्ट में दर्शाना 90 बराबर कितना है, 90 बराबर दिया है यहाँ पर 360 अंश, कितना 360 अंश। तो एक अंक बराबर क्या होगा, एक विद्यार्थी बराबर हो जाएगा 9 चौको 36, 4 अंश, कितना हो जाएगा 4 अंश। तो यहाँ पर बोला उसने हिंदी में कितने कितने विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी, 40 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर टोटल का 90, तो 9 चौको 36, तो कितने विद्यार्थी होंगे 160। अब आगे देख लेते हैं। अंग्रेजी की बात करें तो यह पाई चार्ट यहाँ पर दिया है, 40 है, 60 है, 100 है, 160 है, पाई चार्ट बना दिए गए। ठीक है, तो अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी में कितने हैं 25/90, क्योंकि 25 विद्यार्थी अंग्रेजी में है, और टोटल कितने में से 90 में से, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 9 चौको 36 मतलब 100 विद्यार्थी किसमें है, अंग्रेजी में। आगे देख लेते हैं। मराठी की बात करें तो मराठी में कितने विद्यार्थी हैं, 15 विद्यार्थी हैं, कितने में से हैं 90 में से, तो 15/90 गुणित क्या हो जाएगा 360 होगा, तो 9 का 90 का भाग जाएगा 360 में, तो 4 बार जाएगा, तो 15 चौको 60 इसका आंसर हो जाएगा। अब तमिल की बात करें तो तमिल में कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी, कितने में से हैं 90 में से हैं, तो इनका क्या कर देंगे 10 का भाग देंगे 90 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 360 अर्थात 9 का भाग देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 चौको 36 मतलब 40 अंश यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, 360 विद्यार्थियों की स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया। ये पाई चार्ट है, यहाँ पर विभिन्न विद्यार्थी दिए गए। कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं, साइकिल वाले विद्यार्थी कितने 90 डिग्री। अब यहाँ पर 90 डिग्री वाले विद्यार्थियों को देख ले, 360 विद्यार्थी हैं टोटल, यानी 360 कुल विद्यार्थी 360 है, और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप भी क्या है 360, अर्थात हम लिख सकते हैं 360 अंश बराबर 360 विद्यार्थी। ठीक, तो एक विद्यार्थी बराबर एक अंश हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक विद्यार्थी बराबर एक अंश, यहाँ पर हम लिख देते हैं एक विद्यार्थी बराबर एक अंश। ठीक, तो यहाँ पर कितने साइकिल से जाने वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 90 हो जाएंगे, क्योंकि जब एक 90 अंश है तो एक विद्यार्थी बराबर कितना अंश है, एक अंश बराबर एक विद्यार्थी, तो 90 अंश बराबर कितना विद्यार्थी 90 विद्यार्थी। इसी प्रकार ये लिखा है 360, यहाँ पर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 2 में कितने विद्यार्थी, बस से कितने जाते हैं 120 विद्यार्थी, 120 अंश बराबर 120 विद्यार्थी हो जाएंगे, क्योंकि एक अंश के बराबर एक विद्यार्थी है। ठीक, यहाँ पर ये भी आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, नीचे दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया, पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, नहरों द्वारा सिंचाई कहाँ है, नहरें हैं ए। ठीक, तो कितने प्रतिशत की जा रही है 46% की जा रही है नहरों के द्वारा, यहाँ पर लिख दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 70% भूमि किस माध्यम से सिंची जाती है, 70% पाई चार्ट में ये लिखा टैंक है, टैंक के माध्यम से 70% सिंचाई की जाती है। आगे देखते हैं, ट्यूबवेल में सिंची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है, ट्यूबवेल में भूमि सिंची जाती है वो कितने प्रतिशत सिंची जाती है, ये सिंची जाती है आपकी 25% ट्यूबवेल के माध्यम से। यहाँ पर भी आपका ये आंसर होता है कंप्लीट। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
उसका ये थर्ड का आंसर था, यहाँ पर 25% हम वहीं पर लिख दिया है, ये लिखा है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, किसी व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, 15,000 रुपये है। उसके द्वारा जो बचत है पाई चार्ट को दर्शाने की त्रिज्यखंड का 60 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का बनाती है, 60 अंश का बनाती, मतलब इसका 1/6 हिस्सा, 1/6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2500 हो जाएगा। कितना, 2500, 1/6 हिस्से के बराबर, क्योंकि 60 अंश 360 अंश में जब हम यानी ये 60 अंश है, 60 अंश है, ये 360 का कौन सा हिस्सा है, 1/6 हिस्सा। तो 1/6 हिस्सा मतलब 1500 के 1/6, 1/6 कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, हालांकि यहाँ पर कितना हो जाएगा, जैसे लिखा है मासिक बचत की बात करें तो मासिक बचत बराबर होता है केंद्रीय कोण बटे 360 गुणित कुल आय। जो केंद्रीय कोण होता है, केंद्रीय कोण को हम ऊपर लिखते हैं, जो टोटल केंद्रीय प्रवृत्ति होती है 360 वो नीचे, और जो कुल आय है उसको हम लिखते हैं गुणा में। ठीक, तो 60 का भाग देंगे इसमें और 6 का भाग इसमें दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 2500 प्राप्त होगा। और प्रतिशत की बात करें तो 2500 बटे 15,000 इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, 50/3%, मतलब 16 सही 2/3% इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, आप अपनी एक दिनचर्या बनाते हैं, वो व्यतीत किया गया जो समय है स्कूल के अनुसार यहाँ पर दिया गया है। कुल समय कितना है, 24 घंटे का। 24 घंटे को आप डिग्री के हिसाब से विभक्त करना है। जैसे स्कूल की जो गतिविधि है इसमें आप कितने व्यतीत करते हैं, 6 घंटा करते हैं, तो 6 घंटे को हम 24 घंटे में कन्वर्ट करेंगे, अर्थात दिन के हिसाब से करेंगे तो 1/4 दिन, 1/4 यानी टोटल दिन का 1/4 दिन आप क्या करते हैं, पढ़ाई स्कूल में जाते हैं। और स्कूल का इसका डिग्री करें तो क्या होगा, 360 का 1/4 हो जाएगा, 90 अंश। इसी प्रकार खेल है तो खेल को भी यहाँ पर दिया गया है। घर की पढ़ाई है, घर की पढ़ाई भी यहाँ पर 1/6 है, क्योंकि 4/24, तो 4 का भाग दिया 24 में, 1/6 या 1/6 मतलब 360, 360 में अपन 6 का भाग दिया तो 60 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार सोने से और अन्य से ये आपका पाई चार्ट है, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर होता है क्या, कंप्लीट। ठीक है, ये टेबल को अच्छे से देख लें आप, और इसकी को क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में।